शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें दिमाग के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, ख़ास तौर पे डोपामिन एक केमिकल होता है, उसकी ओवर डोमिनेंसी की वजह से ये बीमारी लाक हो जाती है। और ये 100 में से इसकी प्रेवलेंस 1% है, यानी कि हर 100 में से एक बंदे को ये हो सकती है। उसमें जो है हेलुसिनेशंस भी होती हैं, लोग दिखाई भी देते हैं, कानों में आवाज़ें भी आती हैं। ये शैतान है, इसको मार दो वरना ये इस घर को तबाह कर देगा। ये शैतान है, ये शैतान है। और ये दिमाग के केमिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसकी वजह से ये अर्जा लाक होता है। It looks scary. Okay, if you're talking to your loved one, you are asking something else, and he's talking about something spiritual or presence of something, and he's hearing voices. ये शैतान है, इसको मार दो वरना ये इस घर को तबाह कर देगा। जो खातून को स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हुआ, जिसमें उसे ये यकीन होने लगा कि ये बच्ची एक्चुअली जो है ये जिन है, भूत है, और ये आगे चल के दुनिया में बहुत ज़्यादा मसले करेगी। उसमें एग्रेशन है, ऑड बिहेवियर है। हाँ, अगर कोई कमांड आई हुई हो जिसके अंदर कोई इस तरह यानी ऑडिटरी हेलुसिनेशन आवाज आई कि तुम इसको मार दो। ये शैतान है, इसको मार दो। शिज़ोफ्रेनिया उन नफ्सियात के अमराज में से है जो कि शदीद नफ्सियाती अमराज कंसिडर किए जाते हैं। अगर हम साइकियाट्रिक टर्मिनोलॉजी में बात करें तो थॉट डिसऑर्डर कहलाता है, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर को अगर मैं लेमैन में आम अफराद की ज़बान के इस्तेमाल के हिसाब से बताऊँ, फॉर्म यानी शक्ल, थॉट आपका सोचने का अमल, आपका ख्याल सोच, और डिसऑर्डर का मतलब कोई बिगाड़ पैदा हो जाए और फिर उसके साथ सिम्टम्स जुड़ते चले जाएं, वो शिज़ोफ्रेनिया का बुनियादी मसला होता है। शिज़ोफ्रेनिया में इंसान अपनी हकीकत और जो ख़यालों में एक तसव्वुराती दुनिया तख्लीक कर लेता है, उसका फ़र्क और उसके दरमियान की जो एक लकीर है ना, वो ब्लर होती चली जाती है। तो जो उमूमी तौर पे सिम्टम्स सामने आते हैं वो डिलूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, स्पीच में, आपके बोलचाल में बेरब्तगी, डिसऑर्गेनाइजेशन पैदा होती है। क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कोई डर, कोई परेशानी? लेकिन मैं एक बात नोट कर रहा हूँ, जब से तुम प्रेग्नेंट हुई हो तुम्हारा रवैया बदल रहा है। औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसमें थोड़ी बहुत डिप्रेशन हो सकती है। लेकिन तुम्हारी फैमिली में ये नॉर्मल नहीं है। याद है ना, तुम्हारी दादी स्किज़ोफ्रेनिक थी।
शिज़ोफ्रीनिया के जो मरीज़ हैं उनके ख़ानदान में भी अमूमन शिज़ोफ्रीनिया की हिस्ट्री मिलती है, यानी कि ये जेनेटिकली वल्नरेबल एक बंदा जो हो, जिसके फादर मदर या ननियाल दुदियाल में किसी को मसला ऐसा हुआ हो, तो उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की भी अगर हम कॉजेज़ की बात करें ना, तो वही हालात जो शायद किसी एक इंडिविजुअल के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे, उस इंडिविजुअल के लिए डिसऑर्डर का बाइस बन सकते हैं, जिसके के जीनियाती कोड में इस चीज़ की पहले से प्री डिस्पोजिशन हो, यानी मौरूसी अमल दखल इसमें मौजूद है। जेनेटिक्स का इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट कहते हैं हम इसे ऑफ डिजीज़। माँ बनना शुरू करती हैं, आपके जिस्म में तब्दीली आती है, आपके हार्मोन्स में तब्दीली आती है। उसके बाद जब आप बच्चे की विलादत हो जाती है तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उसके बाद जब औरतों का पीरियड्स ख़त्म हो रहा होता है तब भी उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो ये 4-5 पोजीशंस औरतों की ज़िंदगी में उनको डबल वल्नरेबल करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, कि वो किसी भी मेंटल हेल्थ क्राइसिस में जाएंगी। समीना, फरहान अम्मी से नहीं संभल रहा है, बेचारा मुसलसल रोए जा रहा है। आखिर तुम उसे संभाल क्यों नहीं रही हो? नहीं संभालना मुझे। वो समझती है कि ईवल हो गया है या इसको डेविल है, मैं मार दूं, या उसका केयर नहीं करती है। वो बेटा है हमारा, तुम उसकी माँ हो, तुम नहीं संभालोगी तो उसका नहीं संभालूंगी मैं, नहीं है वो मेरा बेटा। स्किज़ोफ्रेनिया साइकोटिक डिसऑर्डर है, तो साइकोटिक डिसऑर्डर में एक दूसरा मसला भी होता है ख़वातीन में अमूमन, जिसे हम कहते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस। एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है, एक पोस्टपार्टम साइकोसिस भी होता है। हर 1000 में से जो है तकरीबन 3 ख़वातीन को पोस्टपार्टम साइकोसिस होने के चांसेस होते हैं, कि जिसमें उन्हें अपने बच्चे के बारे में यही फीलिंग होना शुरू हो जाती है कि ये एक्चुअली जिन्न है, भूत है, और इवन वो अपने बच्चे को मर्डर कर देती हैं। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इलनेस है और लंबा अरसा तक चलता है। इसकी दवाइयाँ आ गई हैं और मरीज़ों को खिलानी पड़ती है। अगर वो नहीं खाते हैं तो लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शंस आ गए हैं, जो कि 3 हफ्ते 6 हफ्ते तक भी उसका असर रहता है। अगर एग्रेसिव है तो शॉर्ट एक्टिंग इंजेक्शंस भी लग सकते हैं, जिससे वो कंट्रोल हो जाए। भाई खा लो ना दवाइयाँ। तुम्हारे कहने से डॉक्टर के पास चली गई थी मैं, लेकिन दवाइयाँ नहीं खाऊंगी। समीना, ये दवाइयाँ तुम्हारी दिमागी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। पागल नहीं हूँ मैं। कौन कह रहा है तुम पागल हो भाई? बस बड़ी थोड़ी सी बीमार हो। अच्छा, मेरे कहने पर दवाइयाँ भी खा लो प्लीज। और इसमें अब अगर हम इस तरफ आएँ कि हम कर क्या सकते हैं, हमारा रोल क्या हो सकता है एज फैमिली मेम्बर्स और एज डॉक्टर्स, क्या रोल हम अदा कर सकते हैं। अद्वियात हैं मौजूद, बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड क्लिनिकल ट्रायल्स से प्रूवन और अच्छी सपोर्टिव एविडेंस के साथ मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड एविडेंस मौजूद है। अद्वियात हैं जो ओवर द कोर्स ऑफ पास्ट 3-4 डेकेड्स डेवलप हुई हैं। एंटीसाइकोटिक्स हम उनको कहते हैं, और कुछ ख़ास किस्म के जो दिमाग के रिसेप्टर्स हैं उन पे वो काम करती हैं। पापा पापा खा लेना, ठीक है? आया बेटा। अब अगर किसी को यकीन है कि मुझे नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो वो क्यों मेरे हाथ से दवा लेगा? वो किस बेसिस पे मुझ पर बिलीव करेगा और कहेगा कि हाँ ठीक है मैं दवा लेता हूँ और बेहतर हो जाऊँ? उसके नज़दीक तो उसे कोई बीमारी नहीं है। इंसाइट का ना होना कहलाता है ये। इंसाइट यानी इदराक नहीं है उसे अपनी बीमारी के बारे में। ये नहीं खाता है तो फिर वो पटड़ी से उतर जाता है। मीन्स एग्रेसिव, वायलेंट, या ये अलामतें हो सकती हैं।
कर रही हो तुम? ये क्या कर रही थी तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? लेकिन जब वो इस तरह की स्टेट में आती है जिसके अंदर वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर, साइकोसिस में गई होती है कि रियलिटी कॉन्टेक्ट उसका ख़राब हो गया होता है। डॉक्टर साहब वो दवाइयां नहीं खा रही है। ECT, मगर सुना है वो तो काफी खतरनाक तरीका इलाज है। डॉक्टर साहब उसमें तो इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। आयरॉनिकली, अनफॉर्चुनेटली जो डिपिक्शन रही है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की या ECT की, वो बहुत मज़े का खेज़ भी रही है, बहुत थ्रिलिंग भी रही है, और मूवीज़ में और डिफरेंट वर्जन्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स में इसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है वो ऐसा है कि हाँ जी बस बिजली के झटके लगाए जा रहे हैं, बैंड लगाया दिमाग पे और उसके बाद झटके लग रहे हैं। तो थोड़ा नहीं, इनफैक्ट काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन गया ये तरीका इलाज। एक ऐसा तरीका इलाज कंट्रोवर्सी का और स्टिग्मा का और स्कैंडल का शिकार हो गया जो कि 80% तक इफेक्टिव है। तो ECT में फ़ोन की तारों में जो करंट दौड़ता है उतनी मामूली नौइयत का करंट है जो कि आपके हड्डी, जो कि एक इंसुलेटर है, पहले उससे गुजरता है। तो नम डाउन तो वैसे ही हो गया वो करंट, ठीक है। फिर जो हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर से मुराद मेरी है कि एहतियाती तदाबीर के तौर पे एनेस्थीसिया प्रोवाइड किया जाता है, एनेस्थेटिस्ट मौजूद होता है, एक प्रॉपर सेटअप होता है। वो जो डार्क कमरे हम मूवीज़ में देखते हैं ना, जिसमें सेंटर में एक बल्ब जल रहा होता है और एक बिस्तर पे लेके और एक इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हुआ हुआ बैंड लगाया जाता है, ECT का ऐसा कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है। मामूली वोल्टेज पास आउट किया जाता है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ लेस देन 6 सेकेंड्स, मैक्सिमम 4 to 6 सेकेंड्स, और उसके बाद जो कन्वल्जन जिन्हें हम झटके कहते हैं वो इंड्यूस किए जाते हैं। उसका काम करने का मैकेनिज्म कुछ इस तरह का है कि वो जो केमिकल इम्बैलेंस है, जैसे रीसेट बटन दबाते हैं आप, ECT वो काम करती है। डॉक्टर साहब वो पुरसुकून तरीके से सो गई हैं। ECT ट्रीटमेंट से बहुत फायदा हुआ है। अब आप दवाई का खास ख्याल रखिएगा। बिल्कुल। और कोशिश कीजिएगा दवाई अपने हाथ से खिलाएं। ठीक है, मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगा। ठीक है, आइए। नफ्सियात की बीमारियां मैनेजेबल होती हैं, ये जिस वजह से लोग घबरा जाते हैं वो कहते हैं कि क्योरेबल है। जिस तरह अगर आपको डायरिया हो गया या आपको कोई और फिजिकल इलनेस हो गई तो उसमें हम कहते हैं ना रिकवर हो गया, अब आप घर जाएं। साइकेट्रिक इलनेस में इस तरह नहीं है, इंक्लूडिंग स्किज़ोफ्रेनिया। इसके अंदर यू हैव टू स्टे इन टच विद योर डॉक्टर एंड समटाइम्स योर साइकोलॉजिस्ट विद द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। फॉलोअप्स होते हैं, उसमें ड्यूरेशन बढ़ सकता है, लेकिन ये है कि ज़िंदगी में आपको उनकी हमेशा ज़रूरत रहेगी। मरीज़ को एक सर्टन हद तक स्टेबलाइज करने के बाद हम साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेना शुरू करते हैं। साइकोलॉजिस्ट न सिर्फ मरीज़ पे काम करता है बल्कि फ़ैमिली के लिए भी, उन्हें भी उनका रोल एक्सप्लेन करने में हमारे पास बहुत हेल्प हमें प्रोवाइड करता है। फैमिली का इसमें जहाँ तक सवाल है फैमिली के रोल का, वो ये है कि एज अ फैमिली मेम्बर, जो अभी तक रिसर्च ने हमें बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसे अमराज में मरीज़ जब एक मरतबा अपनी मर्ज़ के दौरानिए के बाद रिमिशन में जाता है ना, रिमिशन से मुराद अलामात का ना होना या रिस्पॉन्स आया ट्रीटमेंट के बाद, और हम जब मरीज़ को घर पे फैमिली मेम्बर्स के साथ दोबारा रीइनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं अपनी सोसाइटी में, तो जज्बात का जो हमारा एक्सप्रेशन का एक नॉर्मल तरीका है उसमें ये चीज़ बहुत आम है कि हम फ़ौरन से हाँ अब तुम घर आ गए, अच्छा तुम ये नहीं करना, अब तुम उठने की कोशिश, अरे हम प्रोवाइड करते हैं तुम्हें। मुस्तकिल हम कोशिश करते हैं कि उसको संभाल लें, अपने हाथों में ले लें, छाला बना लें, हाथों का संभाल के रखें। वो जो हमारे हाई एक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो रिलैप्स का बाइस बन सकते हैं। तो मेरे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हैदर काजी साहब, इंतकाल कर गए, अच्छे आदमी थे। तो मुझे उसने राउंड कराया, उसने कहा चलो तुम्हें दिखाते हैं। तो एक बैरक में हम गए, डेंजरस पेशेंट होते थे, बैरक कहते थे।
मुझे दिखाया कि यार देखो ये इसको हमने क्लियर किया, एक पेशेंट चल रहा था, इसको हमने कहा कि सही हो गया, ये गया और जाकर अपनी सास को मर्डर कर दिया इसने। पुलिस उसको दोबारा लेकर आई है, वो शिज़ोफ्रेनिक था। हमारे डिपार्टमेंट में एक पुलिस कस्टडी में एक खातून को लाया गया, तो इंचार्ज ऑफ मर्डरिंग हर 4 years old डॉटर, अपनी 4 साल की बच्ची का उसने मर्डर कर दिया था। उसे जो है वो उस बच्ची में जिन भूत नज़र आता था, जो कि उसे विजुअल हेलुसिनेशन हो रही थी। तो उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि वो घर पे उसकी जो है हस्बैंड और दोनों बैठे हुए थे, उसके हस्बैंड को फ़ोन आ गया, तो उसने इसको कहा कि बच्ची का ख्याल रखना, मैं जो है आ रहा हूँ। तो जैसे ही वो गया तो उसकी वो हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स वो ज़्यादा फ्लेयर अप हो गए, वो आवाज़ें आने लगीं कि अब मौका है, बच्ची को मार दो। स्किज़ोफ्रेनिया इतना कॉमन नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया दुनिया की पूरी आबादी में 1% लोगों में मिलता है, लेकिन अगर ये बीमारी हो तो बहुत शदीद बीमारी होती है, बहुत प्रोलॉन्ग अरसे तक चलती है, पेचीदा नफ्सियाती बीमारी है, और इसके प्रोग्नोसिस जिसे हम कहते हैं, यानी इसके जो आउटकम्स हैं, मरीज़ की तबीयत का जो एक कोर्स है, वो इस तरह का होता है कि 1/3 मरीज़ दवा इस्तेमाल करेंगे, बेहतर हो जाएंगे, अलामात काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी, कुछ बचे कुचे चंद सिम्टम्स रह जाते हैं, रेसिडुअल सिम्टम्स कहते हैं। 1/3 मरीज़ ऐसे होते हैं जो दवा लेते रहें और तबीयत में बेहतरी रहती है। अनफॉर्चुनेटली 1/3 मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका नेचुरल कोर्स ऑफ इलनेस, यानी कि जो कुदरती एक रुझान है इस बीमारी का, वो ये है कि वो दवा इस्तेमाल करते भी रहें तब भी एक डाउनवर्ड स्लोप का शिकार रहते हैं, तबीयत में बतदरीज बिगाड़ आता रहता है। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। इंसानी रवैये जब ज़ेर बहस आते हैं तो जाहिर है कि उसमें इल्म के लिहाज से भी और अमल के लिहाज से भी बड़ी बसीरत होती है। कुरान मजीद में उन रवैयों को समझने और देखने के लिए बहुत से मकामात हैं। अगर उनको आप अच्छे तरीके से समझ लें तो बाकी इंसानी ज़िंदगी के मुताले में वो आपके मददगार हो जाते हैं। तो इसको जितना होलिस्टिक वे में लेके चला जाए उतनी आसानी हो जाती है, और जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए ये भी बहुत बेहतर होता है हमारे हिसाब से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग हैं जिनके आमाल फरिश्ते लिखते नहीं हैं। उनमें से एक वो है जिसको जहनी बीमारी है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जिन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा, उनका साथ दिया, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जब उनकी वफ़ात हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल तक, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं 1 साल तक, मुस्कुराए नहीं। मेजॉरिटी पेशेंट्स की उस 2/3 में आती है जो दवा इस्तेमाल करते हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं दोबारा। इस तरह के केसेस में जहां हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके साथ साथ जो है जो बच्चे का माँ के साथ जो एक बॉन्डिंग होना भी ज़रूरी है। तो बच्चे को हम बिल्कुल अलग तो नहीं करते माँ से, क्योंकि जैसे बच्चा पैदा होता है तो साइकोलॉजिकली बच्चे को माँ के साथ टच का एहसास होना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए एक क्लोज सुपरविजन में हम बच्चे को जो है माँ के साथ रखते हैं। दवाएं भी दी जाती हैं, साइकोथेरेपी भी होती है, फैमिली साइको एजुकेशन भी होती है, प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाता है, तो फिर जाके ये ठीक होता है।